देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मिलेगा एट गुर्जर महापंचायत एंगर अगेंस्ट यूपी गवर्नमेंट ओवर इंसीज लाइन एज ऑफ 9th सेंचुरी किंग। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें कोई डॉट डॉट है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यानी गुर्जरों की एक महापंचायत हुई है। आपको पता है कि यूपी का चुनाव आने वाला है और राजनीति तेज हो गई है। अब पूरा डिस्प्यूट तो हमको राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि राजनीति किसी भी एग्जाम्स में किसी भी पेपर में नहीं पूछी जाती है। मुख्य उद्देश्य होता है हमको कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर हो उसको पढ़ लें, और खासकर जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर है तो उसको देख लें। अब ये जो करंट अफेयर है ये है क्यों, अगर आप इसको नीचे देखोगे तो एक लाइन लिखी है इस आर्टिकल में, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आई स्टैचू ऑफ 9th सेंचुरी किंग मिहिर भोज। यानी जो सारा विवाद है ये स्टैचू मतलब मूर्ति हो गया, जो 9वीं सदी के एक शासक है मिहिर भोज उनकी मूर्ति से रिलेटेड है। और उनकी मूर्ति को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो गया है किसके बीच, गुर्जर और राजपूतों के बीच। क्यों? क्योंकि गुर्जर कह रहे हैं कि मिहिर भोज जो शासक थे वो गुर्जर थे, और राजपूत कह रहे हैं नहीं वो राजपूत थे और गुर्जर जानबूझकर अपने में उनको जोड़ रहे हैं। तो ये पूरा विवाद है। हाल ही में आपको पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने दादरी में मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया, और उसी के बाद से लगातार राजनीति बढ़ गई। और दोनों आप समाजों के बीच, आप चाहे गुर्जर समाज की बात करो या राजपूत समाज की बात करो, दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। तो चलिए समझते हैं। और इस न्यूज़ को डिस्कस करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका कल रात में मैसेज आया था कि सर इसके बारे में कुछ बताइए। वो स्वयं राजपूत हैं तो इसलिए उनको बड़ा मतलब उलझन हो रही है। और उनके जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार का था कि वो अपने आप को या मिहिर भोज साहब को अपने आप से जोड़ रहे थे। तो सीधी सी बात है वो जिस समाज से आते हैं तो उनका भी लगाव उस समाज के प्रति होगा। लेकिन इस आर्टिकल में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों इतना तनाव हो गया है इस नाम पर, या जो हमारे भारत के महान शासक रहे हैं मिहिर भोज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हो न्यूज़ चैनल में इसी टाइप की न्यूज़ भी चल रही है, किस जाति के थे सम्राट मिहिर भोज, किस जाति के सम्राट मिहिर भोज। तो जाति निर्धारण के लिए मुद्दा आ गया। देखिए सबसे पहले अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में आपको पता है कि हर्ष के समय एक भारत में शासक होता था मध्यकालीन भारत में, उसका नाम था हर्ष। और उसके समय पर उत्तर भारत में उसने एक राज्य कायम किया था, और उस राज्य की राजधानी कन्नौज थी, और कन्नौज का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व था। लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में एक ट्राईपार्टाइट आप देख लो कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल हुआ। इस स्ट्रगल का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्ट्रगल का मुख्य उद्देश्य था कन्नौज पर नियंत्रण करना। ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? ये आपको ग्रीन वाला दिखेगा गुर्जर प्रतिहार वंश, इधर आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा ये राष्ट्रकूट वंश, और आपको बंगाल वाले क्षेत्र में दिख रहे होंगे कौन से, पाल। तो ये बेसिकली 3 राजवंशों के बीच का संघर्ष था, जिसे त्रिपक्षीय या थ्री-पार्टाइट या ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली उद्देश्य तीनों का यह था कि कन्नौज, जिसे ऐतिहासिक रूप से हम महोदय श्री के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज पर नियंत्रण करना, क्योंकि कन्नौज इस समय उत्तर भारत का सबसे समृद्ध नगर या सबसे समृद्ध नगरों में से एक था। तो बेसिकली ये जो आपको वंश दिखेगा, ये जो ग्रीन कलर का आपको एक साम्राज्य दिख रहा है, जो मुल्तान से लेकर या आप इधर से देख लो पूरा बंगाल तक और दक्षिण में काफ़ी दूर तक था। इस जो ये आपको ग्रीन कलर का मैप दिख रहा है, ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत आता था। और इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक हुए थे, या आप कह लो महानतम शासक हुए थे, कौन? मिहिर भोज। तो सबसे ज़रूरी बात यह है मिहिर भोज के बारे में, और इन्होंने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे बड़े शासक थे, आप ये समझ लो सबसे महान शासक थे। और कहा जाता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर, इनके समय पर इस कन्नौज पर किसका साम्राज्य स्थापित था? इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य स्थापित कर दिया था कन्नौज पर। लेकिन कभी भी स्थिर नहीं रहा कन्नौज, कभी इनके पास गया कभी उनके पास गया, तो ये क्रम चलता रहा। लेकिन मिहिर भोज के टाइम पर बहुत लंबे समय तक इन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करके रखा, क्योंकि एक ये योग्य शासक थे। तो ये हमने इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लिया है कि ये गुर्जर प्रतिहार से आते हैं, और इन्होंने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। तो ये बात भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये वैष्णव समुदाय को या वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अब हम चलेंगे कि अभी विवाद क्या है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे दादरी,
तो दादरी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक मूर्ति का अनावरण किया और उस मूर्ति के बाद एक विवाद गहरा गया कि गुर्जर या जिन्हें हम गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं उसके जो शासक है मिहिर भोज, ये गुर्जर हैं या राजपूत हैं। क्योंकि जो गुर्जर आप देखोगे समाज है वो कह रहा है ये गुर्जर हैं, और जो राजपूत समाज है वो ये कह रहा है कि ये राजपूत हैं। तो हमको इन दोनों की भावनाओं से अलग होकर एक मध्यम मार्ग पकड़ना पड़ेगा और हम बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के किसी भी डिसीजन को लेने से बचेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इतिहास में देखें कि क्या हमारे सामने इतिहास में कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं या किसी बड़े व्यक्ति ने जो इतिहास का जानकार हो उसने इस संदर्भ में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो एक आपको मिलेंगे, आपको पता है CCS यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इतिहास विभाग के जो HOD हैं प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी, तो उन्होंने बताया कि जो ये आपके गुर्जर हैं या फिर आप इनको जाट समझ लो या फिर राजपूत समझ लो, यानी गुर्जर, जाट या राजपूत, तीनों में कई गोत्र ऐसे हैं जो समान हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन्होंने कहा जैसे तोमर आते हैं, तो तोमर जो गोत्र है वो तीनों में पाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे राजपूत में भी तोमर पाए जाते हैं, जाटों में भी तोमर पाए जाते हैं और गुर्जर्स में भी तोमर पाए जाते हैं। और तीनों की ही अपनी अपनी एक स्टोरी है या अपना अपना एक इतिहास है या अपना अपना एक कहानी है। तो बेसिकली जो प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आपके गुर्जर हैं या आपके जो जाट हैं या राजपूत हैं, इन तीनों के में कई गोत्र एक समान हैं, जिसमें उन्होंने एक गोत्र का एग्जाम्पल भी दिया और उस गोत्र का नाम है तोमर। तो कहा जाता है तोमर लोग राजपूत के अंतर्गत भी आते हैं, तोमर लोग जाटों के अंतर्गत भी आते हैं, साथ ही साथ कुछ तोमर कहीं कहीं पर गुर्जरों के अंतर्गत भी आते हैं। ये प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी का वक्तव्य है और उन्होंने कहा इसी को लेकर तीनों की अपने इतिहास हैं, तीनों की अपनी कहानियां हैं और इसी इतिहास और कहानी को लेकर अक्सर एक द्वंद्व पैदा होता है और टकराहट होती है। ये जो अभी वर्तमान टकराहट है ये भी इसी का परिणाम दिखाई दे रही है। तो ये पहला हमने समझा, जो हमने पहला बड़ा वक्तव्य था प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी का, जो कि ऑथेंटिक या प्रमाणिक भी लग रहा है। अब हम थोड़ा इतिहास पर डालेंगे तो हमें पता है कि मध्यकालीन भारत में एक अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। तो सुलेमान ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उसमें लिखा कि ये जो शासक था मिहिर भोज जी, इन्हें कहा जुज्र, जुज्र मतलब गुर्जर, जुज्र का मतलब सुलेमान ने मिहिर भोज को जुज्र बताया है और जुज्र का मतलब इतिहास में क्या होता है, गुर्जर। तो सुलेमान ने इनको गुर्जर बताया है। साथ ही साथ उसने मोहम्मद बिन कासिम के अरब पर, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर नियंत्रण किया तो वहाँ पर जो अरबी रहने लगे तो उसने अरबियों को सचेत भी किया था कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश के इस वंश में या इस क्षेत्र में न जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिहिर भोज नामक एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है जिसने मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी फौज संगठित कर ली है, तो वहाँ पर जाने से बचे। साथ ही साथ सुलेमान ने आगे लिखा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन या अरबियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये कौन है, मिहिर भोज साहब हैं या सम्राट मिहिर भोज हैं। ये सुलेमान ने बताया, जो एक अरबी यात्री आया था और मध्यकालीन भारत में आया था। तो इस बात को याद रखिएगा। अब ये हमने दूसरा एक इतिहास का प्रमाणिक साक्ष्य पढ़ा या कथन पढ़ा या यात्रा वृत्तांत पढ़ा। अब अगर हम तीसरे पक्ष पर आ जाए तो आपको पता है कि हमारे मध्यकालीन इतिहास की जो प्रमुख किताबें आती हैं उसमें एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, जिसके राइटर हैं प्रोफेसर वी.डी. महाजन जी। तो प्रोफेसर वी.डी. महाजन जी ने क्या लिखा है कि ये जो मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज थे, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया था। तो इनके बारे में एक जो ऑथेंटिक मेडाइवल हिस्ट्री की बुक आती है जिसको लिखा है प्रोफेसर वी.डी. महाजन जी ने, तो उन्होंने भी यही बताया है कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। देखिए, आप अगर नज़र डालो तो सुलेमान ने लिखा ये गुर्जर वंश के शासक हैं। साथ ही साथ जो प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी हैं, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD हैं, तो उन्होंने बताया कि तीनों में कई गोत्र समान हैं, जिसमें एक तोमर गोत्र है, इसलिए विवाद है। सुलेमान ने साफ साफ कह दिया कि ये जुज्र या गुर्जर वंश से संबंधित हैं। अब अगर हम तीसरी बात कर ले वी.डी. महाजन सर की, तो वी.डी. महाजन सर ने अपनी किताब में क्या लिखा कि ये गुर्जर या प्रतिहार वंश से संबंधित हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार शासक थे। अब इसमें अंतर समझिए, चूंकि यहां पर लिखा है गुर्जर प्रतिहार, इसलिए
गुर्जर इनको अपना शासक मानते हैं। साथ ही साथ जो राजपूत हैं वो कहते हैं कि मिहिर भोज जो थे वो प्रतिहार राजपूत थे। तो यही बेसिकली एक डिस्प्यूट है या विवाद है जो हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इनके बारे में और जिक्र करें, चूंकि ये भारत के महान शासक थे, इसलिए आप देखोगे कि कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी इनका उल्लेख किया गया है। इनके साम्राज्य का विस्तार बताया गया है कि इनका साम्राज्य मुल्तान से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी में भी अपने इनका वर्णन किया है। साथ ही साथ कल्हड़ ने यह भी बताया कि इन्होंने पंजाब पर आक्रमण करके, वहां पर एक डायनेस्टी होती थी थकियाक डायनेस्टी, उसको पराजित करके पंजाब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये भी हमको पता चलता है कल्हड़ की राज तरंगिणी से। इसी तरह हम देखते हैं स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। यानी आप ये समझिए कि ये इतने महान शासक थे कि स्कंद पुराण में भी मिहिर भोज जी का उल्लेख मिलता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये मैंने बेसिक जहाँ जहाँ से मैं कंटेंट उठा पाया, जिस जिस मैगजीन से, जिस जिस किताबों से, तो वो मैंने आपके सामने ला कर रख दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। अब फैसला एक जो, अगर मैं निष्कर्ष ड्रॉ करना चाहूँ या आप मेरा निष्कर्ष सुनना चाहते हैं तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए समझते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। देखिए, पहली बात यह है सबसे बड़ी कि हमारे भारत में आज़ादी के पहले, चाहे आप प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर लो या मध्यकालीन भारत में देख लो, तो बहुत ही महान लोग और बहुत ही महान शासक हुए हैं। तो ये तो आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ऐसा हुआ, या आप समझ लो बंगाल विभाजन के बाद कुछ सामाजिक तनाव इस प्रकार का हुआ कि भारत में आप देखोगे कि राजनीति ने आज़ादी के बाद जो महान हस्तियां थी, जो महान शासक थे, जो महान व्यक्तित्व थे भारत को, उनको धर्म और जाति का चोला पहनाना शुरू कर दिया। और सारा विवाद इसी धर्म और जाति का चोला पहनाने के कारण ही हुआ है। यानी भारत में जो आप देखोगे कि आजकल जो भारत के महान व्यक्तित्व थे या भारत के महान शासक थे, उनसे संबंधित बहुत सारे विवाद हमारे सामने आते हैं। इस विवाद का सबसे बड़ा कारण है राजनीति। क्यों? क्योंकि राजनीति अपने हित में इन शासकों को, इन महान व्यक्तित्वों को अपना चोला या अपने धर्म का, अपनी जाति का चोला पहनाने का प्रयास करती है। इसलिए ये उचित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप इनको मान लोगे, चलो मान लेते हैं कि ये गुर्जर थे, मान लेते हैं कि हम जाति के आधार पर डिवाइड हो जाए और इनको गुर्जर घोषित कर दें, तो सीधी सी बात है कि आप, हो सकता है जो गुर्जर होंगे वो इनको सम्मान की दृष्टि से देखें। लेकिन ये जो अभी एक आप डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है किसी महान शासक के बारे में, तो उसकी जो इमेज या छवि धूमिल होती है वो उचित नहीं है। इसी तरह अगर इनको राजपूत मान लिया जाए तो बहुत ही लोग, अब हो सकता है कि राजपूत समाज में इनको सम्मान मिल ही रहा है, तभी लोग इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप जब इनको राजपूत घोषित करोगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर वो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को या इस प्रकार के जातिगत संघर्ष को देखेगी तो हमारा भविष्य क्या है ये भी याद रखिएगा। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर आपको गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज का एक जाति ही डिक्लेयर करनी हो तो क्यों ना उन्हें, उनकी जाति भारतीय हो या भारत के पुत्र की हो, ताकि सभी धर्मों का, सभी जातियों का इनके प्रति सम्मान बना रहे। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि अगर आप ऐतिहासिक स्रोत देखोगे तो ये निर्धारित कर पाना बहुत टफ है कि ये गुर्जर थे या प्रतिहार थे, पहली चीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुर्जर भी लिखा है और प्रतिहार भी लिखा है। लेकिन अगर आप सुलेमान का विवरण देखोगे, जो कि एक अरबी यात्री था, तो उसने इनको क्या कहा है? उसने इनको जुज्र या गुर्जर कहा है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये गुर्जर थे। आप प्रोफेसर वीडी महाजन को देखोगे तो उन्होंने गुर्जर प्रतिहार कह दिया है। तो यद्यपि सुलेमान ने इनको गुर्जर घोषित किया है मध्यकालीन भारत में आकर, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि सामाजिक आधार पर बंटने से अच्छा या किसी शासक की छवि को धूमिल करने से अच्छा, और कोई ऐसा शासक जो बहुत ही सहिष्णु था, सभी धर्मों के प्रति समभाव रखता था, उसकी छवि खराब करने से अच्छा है कि हम इनकी जो जाति है वो भारतीय बताएं, ताकि भारत में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इनका सम्मान करती रहे। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट था। मैंने अपना निष्कर्ष बता दिया है, आप अपने हिसाब से अपना निष्कर्ष बना सकते हैं। तो ये पहली न्यूज़ हो गई। अब हम चलेंगे आज की दूसरी खबर पर और देखेंगे कि आज की दूसरी खबर है क्या। अब देखिए, राजस्थान में, यानी मतलब भारत के राजस्थान जो राज्य है, वहां पर एक प्रकार का मतलब मूवमेंट कह लीजिए, या लोग एक प्रकार की मांग कर रहे हैं। और ये मांग क्या है? कैंपेन लॉन्च्ड फॉर
सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता। तो हमें ये देखना है ये है क्या, क्यों राजस्थान के लोग सामाजिक जवाबदेहिता कानून की मांग कर रहे हैं और ये है क्या, ये हमको विस्तार से समझना है। देखिए, इस पे पहुंचने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम समझ लें कि अकाउंटेबिलिटी और सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेहिता का, तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कैसे, सुनिए। मान लिया कि आपके मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं और आपको घर की रखवाली करने का काम सौंप कर जाते हैं, और जब मम्मी पापा वापस आते हैं तो घर से कोई चीज़ चोरी हो गई, तो ये किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी या किसकी जवाबदेहिता होगी? आपकी। आपसे पूछा जाएगा कि ये चोरी कैसे हुई और जब चोरी हुई तो आप कहाँ पर थे। बस इसी को जवाबदेहिता कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अब सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें कि सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब नागरिक जवाब मांगे या नागरिक एकत्रित होकर क्या करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल से जवाब मांगे या किसी और से जवाब मांगे, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी या सामाजिक जवाबदेहिता। तो ये हो गया सामाजिक जवाबदेहिता और जवाबदेहिता हमने समझ लिया। अब इसका बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करें, अगर पब्लिक जो आपका सेक्टर आता है, जो आपको पता है लोक सेवा आता है, या आप ये समझो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के संदर्भ में अगर हम देखें, तो अगर हम उसकी बात करें कि जवाबदेहिता किसको कहते हैं, तो बेसिकली आपको पता है कि अगर हम बात कर ले ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर कोई सरकारी अधिकारी होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि आप, अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, लोक सेवा की बात करें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक नागरिक या नागरिकों का समूह या नागरिक कोई एनजीओ या किसी प्रकार का और कोई प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह जब अपने कार्यों के लिए या किसी सरकार की नीतियों के लिए जवाब मांगता है, तो उसे ही कहते हैं जवाबदेहिता। ये विभिन्न तरीकों से की जाती है, विभिन्न तरीकों से दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल पर, और उनसे पूछा जाता है कि अगर सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी तो इस स्कीम में अभी तक कितना काम हुआ है, और जो लक्ष्य थे वहाँ तक आप लोग अभी क्यों नहीं पहुँच पाए हैं। बस यही है सोशल, या आप कह लो सोशल अकाउंटेबिलिटी या सामाजिक जवाबदेहिता, या पब्लिक सेक्टर के संदर्भ में सामाजिक जवाबदेहिता, ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि कंपोनेंट क्या है। देखिए, अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें कि इसके, आप ये समझ लो कि इसके कौन कौन से उपकरण हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। मतलब मान लिया कि अगर सरकार की कोई स्कीम है, ब्लॉक लेवल की कोई स्कीम है, ब्लॉक स्तर से इंप्लीमेंट की जा रही है, तो क्या किया जाएगा, पहले इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, फिर उस इंफॉर्मेशन का असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि उसकी जांच की जाएगी कि क्या जिस उद्देश्य से ये स्कीम शुरू की गई थी, उस उद्देश्य के तहत इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो स्पीड कम क्यों है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो यही बेसिकली क्या होता है, असेसमेंट होता है। और अगर इस स्कीम में कोई कमी आ गई तो इसको हम रखेंगे पब्लिक के सामने, और अगर हम पब्लिक के सामने रखेंगे तो इसमें हमको मिल जाएगा पब्लिक सपोर्ट, और इस पब्लिक सपोर्ट को हम काम करवाएंगे प्रेशर ग्रुप की तरह, प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह की तरह इसको काम करवाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल पर या सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाना है। अब इस प्रेशर ग्रुप के माध्यम से हम क्या करेंगे, काम के लिए अपनी एडवोकेसी करेंगे या वकालत करेंगे। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर आपको सामाजिक जवाबदेहिता स्थापित करनी है, सोशल अकाउंटेबिलिटी स्थापित करनी है, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आप उस क्षेत्र से, चाहे वो ब्लॉक हो या पंचायत हो, वहाँ से आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पंचायत लेवल पर सेक्रेटरी होता है, पंचायत सेक्रेटरी। अगर मैं कहूँ कि पंचायत सेक्रेटरी कहता है कि मनरेगा पर, जो मनरेगा स्कीम आपको पता है जिसके तहत रोजगार मिलता है ग्रामीण स्तर पर, तो यहाँ पर आप देखो, अगर कोई पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत सचिव ये कहे कि मनरेगा के तहत इतना, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, आप पहले उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर उसका असेसमेंट करोगे कि क्या सही में खर्चा हुआ या नहीं हुआ है, फिर उसको अपनी आप रखोगे पंचायत के सामने, और फिर क्या करोगे,
अगर वो नहीं खर्चा हुआ है तो फिर आप पूछोगे कि क्यों नहीं खर्चा हुआ और एक प्रकार की एडवोकेसी करोगे, वकालत करोगे, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करोगे। यही है क्या? यही है सोशल अकाउंटेबिलिटी, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है, हम ये तो समझ गए कि सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक जवाबदेहिता, और हम इसमें क्या करते हैं, सरकार के या कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है। जो भी सरकार के संदर्भ में अगर समझें, हम पब्लिक सेक्टर के संदर्भ में हम समझें, तो हम सरकार की जो भी नीतियां या योजनाएं होती हैं, हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब आपकी अकाउंटेबिलिटी थी इस स्कीम को पूरा करने की, आपकी जवाबदेहिता थी इस स्कीम को पूरा करने की, तो अभी तक आपने ये स्कीम पूरी क्यों नहीं की है? इसी को बोलते हैं क्या? सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब बात आती है क्यों दुनिया के सभी देशों में आजकल सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, इसका क्या महत्व है। सबसे पहला अगर हम महत्व देखें तो ये देश के नागरिकों को, किसी भी देश के नागरिक हों, उनको एम्पावरमेंट उनका करती है, उनको मजबूत बनाती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से सोशल अकाउंटिंग के तहत क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इस स्कीम के तहत क्यों नहीं इसको पूरा किया है, इस स्कीम के तहत जब पैसा आ चुका है तो आपने इस स्कीम को पूरा क्यों नहीं किया है, क्या कारण है, आप जवाब दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर सोशल अकाउंटिंग या सामाजिक जवाबदेहिता होगी तो इससे फायदा ये होगा कि सरकार का, या आप समझ लो कि गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा, यानी प्रशासन अच्छा हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर सोशल अकाउंटिंग होगी, आप क्वेश्चन पूछोगे, तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे वो डरेंगे कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, हमारे ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो इससे भारत में गवर्नेंस अच्छा होगा। तो इस बात को याद रखना कि गवर्नेंस भी इसके माध्यम से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पब्लिक का एम्पावरमेंट होगा, इसमें गवर्नमेंट या गवर्नेंस भी बढ़ेगा। तीसरी चीज, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इससे डेवलपमेंट या विकास तेजी से होगा। साथ ही साथ विकास की जो आप इफेक्टिवनेस होती है या प्रभाविता जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। विकास बहुत तेजी से, बहुत अच्छी एफिशिएंसी या क्षमता के साथ होगा। तो ये पूरी स्कीम रही कौन सी? सोशल अकाउंटिंग। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि सोशल अकाउंटिंग होता क्या है और इसके क्या मायने हैं। तो ये हमने कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे आज की तीसरी न्यूज़ पर और देखेंगे हम कि तीसरी न्यूज़ है क्या। देखिए, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। 3 साल पहले सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी और उस स्कीम का नाम था आयुष्मान योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस बात को याद रखिएगा, इसे हम 2 नामों से जानते हैं, आयुष्मान भारत या पीएमजे यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ इसने अपने लॉन्च के वक्त के बाद से 3 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर ये है क्या। तो चलिए समझते हैं कि आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या। देखिए, ये पूरा आपने देखा होगा कि इसका एक प्रकार का लेबल है या फ्रंट पेज है। तो चलिए समझते हैं हम है क्या। देखिए, होता क्या है कि आपको पता है कि भारत में कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना इलाज ढंग से नहीं करा पाते हैं। इसलिए जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसने 2018 में एक स्कीम लॉन्च की और इस स्कीम का नाम था जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथ ही साथ इसको कहा गया, क्या कहा गया, आयुष्मान भारत। तो इस बात को याद रखिएगा, आयुष्मान भारत भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ पीएमजे या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, क्वेश्चन दोनों नामों से आ सकता है, पहली चीज। अब इस स्कीम के तहत किया क्या जाता है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है वार्षिक तौर पर। किस लिए? जो उनकी सेकेंडरी केयर या टर्सरी केयर होती है। अब ये क्या है ये समझिए। देखिए, जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप 3 प्रकार की स्टेजेस से गुजरते हो, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्सरी केयर। प्राइमरी केयर का मतलब है कि आपको बीमारी हुई, आप चुपचाप मेडिकल स्टोर में गए, आपने पैरासीटामोल लिया या डोलो ले लिया और खा लिया, सही हो गया, वो प्राइमरी केयर हो गया। लेकिन सेकेंडरी केयर क्या होता है कि अगर आपको बीमारी हुई और आपको क्या हो, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, लेकिन जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर के पास आप गए हो वो सुपर स्पेशलाइज्ड नहीं है या बहुत ही बड़ा विशेषज्ञ नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी केयर। ठीक है।
तीसरा टर्सरी यानी सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो या व्यक्ति हो जिसके पास अपने क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञता हासिल हो, उसको बोलते हैं टर्सरी केयर। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से सरकार 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को वार्षिक तौर पर इंश्योरेंस या बीमा करती है। किसके लिए? प्राइमरी को छोड़ दीजिए तो सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर के लिए। तो बेसिकली ये है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी के 3 दिन पहले और बीमारी के बाद 15 दिन तक उसका जो भी खर्चा होता है इस स्कीम के माध्यम से या इस इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से उसका वहन सरकार द्वारा किया जाता है। यही क्या है? यही है आयुष्मान भारत स्कीम। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। दूसरी बात क्या है? ये एक प्रकार की कैशलेस और पेपरलेस स्कीम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इसका कार्ड है, यानी आप अगर इसके तहत मतलब एलिजिबल हो तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आयुष्मान भारत कार्ड। इस प्रकार का आपके पास कार्ड है। इस कार्ड को लेकर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में या सरकार द्वारा किसी प्रकार नामित किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, इस कार्ड को दिखाकर आपका इलाज होगा और फ्री में इलाज होगा। क्यों फ्री में होगा? कैशलेस कैसे होगा? जब आप कार्ड दिखाओगे तो वहां आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, और अगर आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा तो उस अस्पताल को पैसा कैसे मिलेगा? तो सरकार उसको पेमेंट करेगी ई रूप में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसीलिए इसको कैशलेस कहा गया है। डिजिटल पेमेंट भी इसके तहत सरकार करती है अस्पताल को, यानी प्राइवेट अस्पताल को आपके इलाज का जो पैसा सरकार भेजेगी वो ई रूप में भेजेगी या डिजिटल रूप में भेजेगी। तो पहली चीज इस बात को याद रखिए। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि ये कवर क्या करती है। बेसिकली ये हर प्रकार का जो इलाज होता है, जैसे सर्जरी हो गई या किसी प्रकार का ऑपरेशन हो गया, या ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का डायग्नोस्टिक होता है, या फिर आप कह लो कि मेडिसिन होता है, दवाइयाँ चलती हैं, इस योजना के तहत इन सभी को कवर किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अस्पताल में पहुंचने के 3 दिन पहले और अस्पताल से निकलने के 15 दिन बाद तक ये खर्चे कवर करती है। अब बात आती है कि इसमें पेशेंट्स की या व्यक्तियों की, पेशेंट तो नहीं कहेंगे, इस स्कीम के तहत जो लोग एलिजिबल हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो इसके लिए मैं कल भी, अगर आपने क्लास देखी होगी तो मैंने जनगणना की बात की थी, सेंसस की बात की थी। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तो वहां पर सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 भी किया गया था, जिसमें आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़े भी एकत्रित किए गए थे। तो इसमें जिन व्यक्तियों की पहचान की जाएगी उनकी पहचान इसी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना वाले या सेक्ट 2011 के तहत की जाएगी। पहली चीज ये हो गई। अब ये स्कीम किस प्रकार की है? तो अगर हम इस स्कीम की बात करें, इसमें फंडिंग का जो है वो सामान्यता ये है कि 60% जो नॉर्मल स्टेट हैं वहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% राज्य देंगे। जो आपके उत्तर के पहाड़ी राज्य और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पर 90-10 का रेशियो होगा। और अगर हम यूटीज की बात कर ले, यूनियन टेरिटरीज की, तो वहाँ 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो 3 प्रकार की फंडिंग व्यवस्था है। सामान्य राज्य जैसे अपना उत्तर प्रदेश 60-40, अगर हम उत्तर पूर्वी राज्य या पहाड़ी राज्यों की बात कर लें तो 90-10। और तीसरी चीज क्या होगा कि अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वहां पर क्या होगा? वहां पर 100% होगा। इसके बाद अगली बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है केंद्र स्तर पर, जिसे हम NHA के रूप में जानते हैं। और अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है। ये दोनों अथॉरिटीज केंद्र के स्तर पर NHA और राज्य के स्तर पर स्टेट हेल्थ अथॉरिटी SHA इसको इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यानी ये केंद्र और जो राज्य के सहयोग से स्थापित की जाएगी। अब बात आती है कि ये स्कीम में कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे मैं समस्याओं की बात करूं, अगर आप बात करो देखो तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया है या इस इम्प्लीमेंट को अपने राज्य में लागू नहीं कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, जैसे उड़ीसा। तो समझते हैं ये है क्या पूरा मामला। देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल या 12 अनुसूचियां हैं, आप सबको पता है। उस 12 अनुसूचियों में एक अनुसूची आपको मिलती है या शेड्यूल मिलती है, कौन सी? 7th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल मिलेगा? 7th शेड्यूल। अब इस 7th शेड्यूल की बात करें तो बेसिकली ये 7th शेड्यूल है क्या? इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। जैसे आप कह लो, एक यहां पर आपको मिलेगी यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, दूसरी मिलेगी स्टेट लिस्ट,
और तीसरे मिलेगी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है यूनियन लिस्ट में वो विषय शामिल है जिस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। स्टेट लिस्ट यानी जो राज्य सूची से संबंधित विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून का निर्माण करेगी। जो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची से विषय हैं उन पर कानून का निर्माण केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अगर टकराहट होगी तो केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून टकराहट की सीमा तक जीरो होगा। जहां तक टकरा रहा होगा वहां तक जीरो होगा। तो ये हमने देखा शक्तियों का आवंटन। अब अगर हम स्वास्थ्य या हेल्थ की बात करें तो बात यह है कि जो हेल्थ आता है, आपका हेल्थ सेक्टर आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट में या राज्य सूची में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कानून बनाने का अधिकार है संविधान के अनुसार, वो है क्या, वो है आपके स्टेट के पास। इसीलिए आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों ने इसको अपने स्टेट में लागू नहीं किया है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। उसके बाद बात यह है कि तो सेंट्रल ने इसको बना क्यों दिया कि जब ये हेल्थ का जो पूरा मसला है ये आता है स्टेट लिस्ट में, 7th शेड्यूल के या 7वीं अनुसूची के ये शामिल है राज्य सूची में, तो इस पर केंद्र ने क्यों कानून बनाया? केंद्र ने बेसिकली एक ड्राफ्ट टाइप में बनाकर पेश कर दिया है कि राज्य इसको लागू कर लें या इसमें कुछ संशोधन करके लागू कर लें, लेकिन केंद्र इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ का मुद्दा है ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में शामिल है। पहला तो मुद्दा ये हो गया कि इसके लिए सबसे बड़ा एक महत्व क्या है, चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि राज्य इसमें सहयोग कुछ राज्य नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि बर्डन ऑफ कॉस्ट की बात होती है। बर्डन ऑफ कॉस्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सरकार एक प्रकार का इंश्योरेंस कर रही है। अब होता क्या है कि मान लिया कि कोई किसी बड़े हॉस्पिटल में, मेदांता की बात कर लें, तो वहां पर हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति इलाज कराता है तो सरकार क्या करती है, पेमेंट करती है, अपने डिजिटल पेमेंट जैसे भी हो। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल कहता है कि हमारी सर्विसेज महंगी हैं, लेकिन सरकार एक निर्धारित पेमेंट करती है। तो सरकार के बीच और इस प्रकार की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच एक टकराहट भी देखने को मिलती है, जो इसका दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि इस स्कीम में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पैसा कमाने के लिए जबरदस्ती या आप समझ लो कि अनरेलिवेंट दवाएं दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स दवाएं या इलाज करवाते रहेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि उनको तो सरकार से पेमेंट हो ही रहा है, तो उनको पेमेंट चाहिए, इसलिए वो जबरदस्ती दवाएं देते रहते हैं। तो ये बेसिकली 3-4 प्रमुख मुद्दे रहे। उम्मीद है आप लोग इस स्कीम को समझ पाए होंगे। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। RVA 100 गेमिंग बॉयज, गुड मॉर्निंग भाई। तो ये हमने देख लिया, ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी न्यूज़ थी। और अब हम चलेंगे एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आप लोग बहुत उसमें इंटरेस्ट लोगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की कौन सी न्यूज़ है आप खुद देख लीजिए। अगर आप इसको देखो तो शायद आपको सुन के अच्छा लगे या देख के अच्छा लगे। ऑल अबाउट अल्कोहल, गोवा गेट्स अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू फेनी। ठीक है ना? तो हमको ये जो न्यूज़ है ये किससे रिलेटेड है? ये फेनी से रिलेटेड है। फेनी है क्या? फेनी एक प्रकार का लिक्वर है या शराब है। तो हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों अभी न्यूज़ में है। अगर आप आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ऑल अबाउट अल्कोहल, गोवा गेट्स अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू फेनी, यानी गोवा में फेनी से रिलेटेड एक म्यूजियम डेडिकेट किया जाएगा। तो ये हमारी न्यूज़ है। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। देखिए ये पूरी व्यवस्था है फेनी से रिलेटेड। ये कुछ इस प्रकार की आती है, लिखा हुआ है 100% प्रीमियम कैस्यू फेनी प्रोड्यूस्ड इन गोवा। प्रोड्यूस मतलब गोवा में बनी, 100% प्रीमियम, कैस्यू मतलब होता है काजू। तो ये काजू से निर्मित होती है। तो हम समझते हैं ये है क्या और अभी क्यों न्यूज़ में आया। चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, गोवा की ये जो आप देख रहे हो ये फेनी, ये बहुत ही मशहूर लिक्वर है, बहुत ही मशहूर शराब है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। गोवा सरकार इसको प्रमोट करने का प्रयास कर रही है, सेम वैसे ही जैसे रशिया की वोडका। और आप देखोगे कि एक मॉस्को की भी हिट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, टकीला नाम से है, याद आ गया। मॉस्को की हनी सिंह के दोनों गाने हैं, एक टकीला वाला गाना भी हनी सिंह का है, तो वो पानी वाला डांस में शायद, और साथ ही साथ एक गाना दिखेगा हनी सिंह का आपको, 4 बोतल वोडका। तो हनी सिंह बेसिकली कर क्या रहे हैं, टकीला के तहत वो मॉस्को की जो वाइन है, जो लिक्वर है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और जब वो बोलते हैं 4 बोतल वोडका, तो बेसिकली रशिया की लिक्वर को प्रमोट करते हैं या खुद उसके माध्यम से प्रमोट हो रहे हैं। तो ये रही न्यूज़। अब हम समझेंगे ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए
जो आपकी गोवा गवर्नमेंट है, गोवा सरकार है, वो फेनी को प्रमोट करना चाहती है। आप सबको पता है या नहीं पता है तो आज मैं बता देता हूँ कि फेनी बहुत ही मशहूर लिक्वर है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है। साथ ही साथ इसको गोवा ने हेरिटेज का दर्जा भी दे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि गोवा ने इसको हेरिटेज का दर्जा भी दिया है। हेरिटेज मतलब हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा इसको दिया है। तो ये भारत में हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा पाने वाली या कोई ऐसी लिक्वर जिसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, इसका दर्जा पाने वाला पहला कोई पेय पदार्थ या लिक्विड है। पहले तो आप इसको समझ लो। दूसरी चीज ये आती है कि ये इतनी मशहूर क्यों है। देखिए, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो ये जो लिक्वर है ये दो तरीके से बनता है। पहला तरीका कौन सा है? ये कोकोनट से भी बनता है, साथ ही साथ ये कैस्यू या काजुओं से भी बनता है। तो जो जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है वो काजू से निर्मित लिक्वर पर मिला है, कोकोनट से नहीं। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ की जो काजू से बनी शराब है या लिक्वर है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये हमने समझा। दूसरी बात ये आती है कि इसका निर्माण सबसे पहले कब किया गया, यानी मैन्युफैक्चर सबसे पहले कब किया गया था। तो कहा जाता है कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे लगभग 1600 के आसपास, 1600 के आसपास, तो उन्होंने ब्राज़ील से काजू मंगाकर यहाँ पर इस लिक्वर का निर्माण किया था। तो ये बहुत ही पुरानी एक प्रकार की लिक्वर है। 1600 के बाद से लगातार ये प्रचलन में बनी हुई है और इसके यूज़ भी कई तरीके के हैं। कुछ लोग तो इसका पेय पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसका कुछ धार्मिक महत्व भी है गोवा में, यानी धार्मिक कुछ कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको जीआई टैग में मिल चुका है, हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा भी गोवा ने इसको प्रदान कर दिया है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार एक नाम ले रहा हूँ कि इस ड्रिंक को, यानी जो ये फेनी आती है, या आप ये समझ लो गोवा की जो फेनी ड्रिंक है, बेसिकली इसकी 26 वैरायटी आती हैं। उन 26 वैरायटी में जो जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है वो कैसी वाली या आप देखो काजू वाली ड्रिंक को मिला है। तो हम समझते हैं जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल या सबसे आसान एग्जाम्पल ये है कि मान लिया आप सबको पता है कि बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है। तो बनारस की साड़ी से आप देखोगे एक क्षेत्र जुड़ गया है कि जो बनारस से साड़ी आएगी वो बहुत अच्छी होगी, पहनने में बहुत हल्की होगी और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी होती है। पूरे भारत में ही नहीं, बाहर भी इसकी डिमांड है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, तो इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए, मान लिया आप मार्केट में जाओ और बनारसी साड़ी लेने जाओ और आपको उसी दाम पर या उससे महंगा, मान लेते हैं उसी दाम पर, आपको एक साड़ी दी जाए और उस साड़ी में जो उसका रेट हो वो सेम कैसा हो, बनारसी साड़ी जैसा हो, जैसा आप नॉर्मली रियल बनारसी साड़ी खरीदते हो, लेकिन आपको नकली साड़ी दे दी जाए। नकली साड़ी का मतलब ये हुआ कि आपने बनारसी साड़ी के नाम पर कहीं लोकल किसी कारखाने में बनी कोई साड़ी खरीद ली। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप किसी बड़े ब्रांड के नाम पर ठग गए। इसीलिए भारत में एक अधिनियम पारित किया 1999 में, और उस 99 के अधिनियम का नाम था वो क्या था, उसका नाम था जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो एक्ट था 1999 का, जो किस चीज़ से रिलेटेड था, पेटेंट और डिज़ाइन से रिलेटेड एक एक्ट था। उसके माध्यम से होता क्या था कि जैसे बनारस की बनारसी साड़ी बहुत मशहूर थी तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान कर दिया गया ताकि लोग उसकी पहचान कर सके, पढ़कर देख सके कि ये बनारस की है या नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो नक्कालों से आप सावधान रहेंगे, नकली आपको कोई नहीं बेच पाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बनारस में लोग बनारसी साड़ी बना रहे हैं उन्हीं की साड़ियाँ बिकेंगी। तो उन लोगों को जो ईमानदारी से बनारस में इतने मशहूर करके उस बिज़नेस को काम कर रहे हैं, रियल फ़ायदा उन्हीं तक पहुँचे। तो ये बेसिकली जीआई टैग है। अगर हम इसके वैलिडिटी की बात करें तो ये 10 वर्ष तक दिया जाता है, लेकिन अगर 10 वर्ष से ज़्यादा भी इसको रिन्यू फिर से किया जा सकता है, यानी 10-10 करके इसको बढ़ाया जा सकता है। कोई लिमिटेड अवधि इसके लिए नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम बात करें कि इसको पूरे इस व्यवस्था को रेगुलेट कौन करता है या इस व्यवस्था की देखरेख कौन करता है या एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन नामक एक व्यक्ति या अधिकारी इस पूरी व्यवस्था को, पूरे आपके इस जीआई व्यवस्था को यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन व्यवस्था की देखरेख करता है। तो जीआई का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर किसी रीजन की कोई गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही अच्छी है, उसका उस क्षेत्र के नाम पर नाम है, तो उसको एक प्रकार का टैग दे दिया जाए ताकि लोग उसी क्षेत्र की चीज को खरीद पाएं, ठगे ना जाएं, यानी नक्कालों से लोग सावधान रहें। ये गुड किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये किसी प्रकार की एग्रीकल्चर गुड्स हो सकती है जैसे बासमती चावल, ये किसी प्रकार की नेचुरल गुड्स भी हो सकती है जैसे किसी कोई खास पत्ती, तो ये सब याद रखिएगा। कोई खास प्रकार का फर्नीचर हो सकता है, तो ये कई प्रकार के गुड्स को दी जा सकती है, चाहे वो नेचुरल गुड्स हों या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हों या फिर आपके एग्रीकल्चर गुड्स हों। मैन्युफैक्चर गुड्स की अगर हम बात करें तो मान लिया कोई सोफ़ा कहीं का बहुत अच्छा बनता है, या आप कह लो कि अलीगढ़ का ताला, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं क्षेत्र विशेष के नाम पर, उसको एक प्रकार का टैग दिया जाता है ताकि लोग उस वस्तु के नाम पर गुमराह ना हो। अगर टैग रहेगा तो लोग पढ़कर उसको खरीद सकते हैं। तो यही रही हमारी फेनी, और हमने इस फेनी के अंतर्गत जीआई टैग का भी नाम अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलेंगे आज की अंतिम खबर पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, तो चलिए देखते हैं क्या। द हिंदू का आर्टिकल है, पीएम मोदी लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही जल्दी आपको किसी न्यूज़ में दिखने वाला है। पहली चीज़ है, इसको लॉन्च किसने किया है? मोदी जी ने लॉन्च किया, लेकिन डेवलप किसने किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। याद रखिएगा कई और संगठन के साथ, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई से रिलेटेड आएगा। तो इसका डेवलपमेंट जो किया है वो एनपीसीआई ने किया है, पहली चीज़। अब हम समझेंगे कि ये ई रूपी है क्या, क्योंकि ई रूपी आपको तभी याद रहेगा जब आप ये समझ लेंगे कि ई रूपी है क्या। देखिए, आपको अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ लो तो लिखा है पूरी तरह नगद रहित या संपर्क रहित व संपर्क रहित भुगतान। तो चलिए समझते हैं है क्या। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये है क्या। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो और आपको जो स्टूडेंट गरीब हैं उन तक स्टेशनरी पहुँचानी है, कॉपी किताब पेन पहुँचाना है, तो आप कैसे पहुँचाओगे? तो आप कहोगे कि मैं पैसे डायरेक्ट उनके गार्जियन के अकाउंट में भेज दूंगा, उसके पिता के अकाउंट में भेज दूंगा। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर उस बच्चे का जो पिता है वो शराबी हुआ, आपने अगर सरकार ने 1000 रुपये भेजे कि इसके लिए स्टेशनरी का इंतजाम कर दीजिए, तो हो सकता है वो पिता उस 1000 रुपये की शराब पी जाए, यानी जो अभी हमने पीछे पढ़ा है फेनी लिक्वर पी जाए, जो गोवा की मशहूर शराब है, काजू की शराब है। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। सरकार चाह रही है कि जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर वो पढ़ना चाहें तो सरकार क्या करेगी? उनके पिता के अगर अकाउंट में भेज रही और पिता शराबी हुआ तो पिता शराब पी जाएगा। तो सरकार जो मतलब आप ये समझ लो जिसको टारगेट करना चाह रही है, जिस बच्चे को टारगेट करना चाह रही है, उसको टारगेट कर नहीं पा रही है। तो इसीलिए सरकार ने इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ई रुपए लॉन्च किया है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ई रूपी जो है, अब ये मत समझिएगा कि जो मैंने बच्चे वाला एग्जांपल दिया है सरकार ने इसीलिए लॉन्च किया, नहीं। सरकार इसके माध्यम से और भी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि सरकार कोई प्रेग्नेंट कोई लेडी है और सरकार चाह रही है कि ये गरीब घर की है, इस तक कुछ न्यूट्रिशन पहुंचाया जाए, तो सरकार उसके हस्बैंड के अकाउंट में भेजती है पैसा। हस्बैंड शराबी है तो उसने उसको अपनी कोई मेडिसिन ला कर नहीं देगी लेडी को, और किसी भी प्रकार के कोई फलों का इंतजाम नहीं किया, और सरकार ने जो उस औरत को कुपोषण से बचाने के लिए, माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए जो पैसा भेजा था वो पूरा शराब पी गया। कई प्रकार से इसके यूज होंगे, बस मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हो आप। तो सरकार इसके लिए लेकर के आई, सरकार इसके लिए लेकर आई ई रूपी। अब ये ई रूपी क्या है ये समझिए। देखिए, इसमें होगा क्या कि जिस व्यक्ति को सरकार को कुछ, जिस व्यक्ति के लिए सरकार को कुछ करना है, जैसे मान लेते हैं कि कोई मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, तो सरकार को पता है ये गरीब घर की है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो सरकार इसके पति के भी या इसी औरत के जो उसका फोन होगा वहां पर क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड, या फिर अगर उसका डिजिटल फोन नहीं है तो उसमें एक एसएमएस भेजेगी। ठीक है ना। इस एसएमएस के तहत क्या होगा? इस एसएमएस के तहत होगा क्या कि अगर आपके फोन में क्यूआर कोड और एसएमएस में से कुछ आया, तो आपको अगर ये उद्देश्य क्या है कि जो औरत जिसके पेट में भी कोई बच्चा है वो जाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले ले। सरकार चाह रही है कि उसकी जो मेडिसिन की नीड है उनको पूरा किया जा सके, तो सरकार ने क्यूआर कोड भेज दिया और एसएमएस भेज दिया। अब ये औरत या इसका हस्बैंड
क्या करेगा, उस मेडिकल स्टोर पर जाएगा और किसी भी मेडिकल स्टोर पर जिसको सरकार बताएगी, निर्धारित करेगी या चुनेगी, ये क्यूआर कोड इस मेडिकल स्टोर वाले को दिखाएंगे या एसएमएस इस मेडिकल स्टोर वाले को दिखाएंगे और मेडिकल स्टोर वाला इनको दवाइयाँ दे देगा। तो सरकार की यही पॉलिसी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में आया आप किसी और को भेज के उससे पैसा कमा लो। मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया सरकार ने क्यूआर कोड के माध्यम से 1000 रुपए की दवाइयों का इंतजाम कराया है, तो हो सकता है कि कोई बुद्धिमान हो, वो क्या करे, किसी और को क्या कहे, किसी और को कहे कि 600 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं 1000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, यानी आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप जाकर 1000 रुपये की दवा ले लेना। तो इनका 400 बच गया, इनका 600 का फ़ायदा हो गया। तो ये किसी भी प्रकार से ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है इसको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में परिवर्तित किया जा सके। इसका प्रयोग केवल एक बार किया जाएगा। आपको जिस उद्देश्य के लिए सरकार बताएगी उस उद्देश्य की पूर्ति एक बार हो सकेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यह टारगेटेड है। टारगेटेड का मतलब, एक मिनट रुकिएगा, अब्दुल, आकाश, एसी में पानी गिर रहा है। ये एक प्रकार से टारगेटेड है। टारगेटेड का मतलब ये हुआ कि इसमें टारगेट किया जाएगा, जिस व्यक्ति को टारगेट करना है सरकार डायरेक्ट उसको टारगेट कर सकती है। यानी अगर बच्चों को स्टेशनरी भेजना है, किसी को कोविड की वैक्सीन का पैसा भेजना है, किसी गर्भवती स्त्री को उसकी दवाओं का या उसके पोषण का पैसा भेजना है, तो सरकार क्विक रिस्पांस कोड या फिर दूसरी चीज़ एसएमएस के माध्यम से पैसा पहुंचा सकती है। इससे होगा क्या कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा भेजा गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका प्रयोग क्या सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर को किसी किसान को फर्टिलाइज़र सब्सिडी भेजनी है तो क्यूआर कोड भेजेगा, साथ ही साथ एसएमएस भेज देगा। अगर उसके पास वैसा डिजिटल फ़ोन नहीं हुआ तो वो जाएंगे उर्वरक की दुकान पर दिखाएंगे, उनको फर्टिलाइज़र या उर्वरक मिल जाएगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ सामाजिक दायित्व तो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, CSR, ठीक है ना। यानी उनका कुछ उद्देश्य होता है कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो कंपनी एक्ट के तहत ये प्रोविज़न है कि आपको आपकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पैसे में से कुछ क्या करो, अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करो। तो प्राइवेट सेक्टर भी CSR के माध्यम से क्या करेंगे, इस प्रकार की ई-रूपी का प्रयोग कर सकते हैं। मान लिया प्राइवेट सेक्टर अपने CSR या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये चाहें कि कुछ बच्चों को पढ़ा दें, तो उन बच्चों को गार्जियन के फ़ोन में क्या भेज सकते हैं, इस प्रकार का ई-रूपी भेज सकते हैं। अब बात आई कि आखिर ई-रूपी तो भेज दिया, लेकिन उस मेडिकल स्टोर वाले को या उस फर्टिलाइज़र वाले को या फिर आप किसी और को देख लो, किसी स्टेशनरी की शॉप पर, उनको पेमेंट कैसे होगा? देखिए, होता क्या है कि सरकार बैंकों के माध्यम से ई-रूपीज़ बनवाएगी, फिर व्यक्तियों के पास भेजा जाएगा और सरकार अकाउंट से ट्रांसफ़र बैंकों के माध्यम से उस फर्टिलाइज़र की दुकान वाले या फिर आप समझ लो स्टेशनरी की दुकान वाले के अकाउंट में कर देगी। तो इससे एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस ई-रूपी को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमन सिंह गुड मॉर्निंग, विवेकानंद मिश्रा गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसको यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि हमारी 5 खबरें आज की कंप्लीट हो गई हैं। अब मुलाकात होगी कल फिर 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।